आइए बच्चों, हम लोग सीखते हैं आज रियल नंबर चैप्टर से ही रिलेटेड एचसीएफ और एलसीएफ निकालने का क्या तरीका है, मौसा और लॉसा निकालने का क्या तरीका है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक ये रहेगा कि हम लोग सीखेंगे कि मौसा और लॉसा कैसे ज्ञात करेंगे, जिसको हम लोग एचसीएफ और एलसीएम कहते हैं। ठीक है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, महत्तम समापवर्तक। अगर आप इसका नाम देखेंगे तो ये है आपका महत्तम समापवर्तक, और ये क्या है, लघुत्तम सम अपवर्त। ठीक है, या समापवर्त भी पढ़ सकते हैं इसको आप समापवर्त भी पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। मेनली इसमें क्या होता है, ये अपवर्तक है जिसको हम लोग कहते हैं फैक्टर। ठीक है, और ये क्या है, अपवर्त्य है, अपवर्त्य जिसको हम लोग कहते हैं मल्टीपल। ठीक है ना। ये ध्यान रखना है आपको कि लॉसा जो होता है, एलसीएम जो होता है, वो मल्टीपल से रिलेटेड होता है, मल्टीपल नंबर जो आगे बढ़ेगा। और जो फैक्टर होगा वो होता है टुकड़ा, डिवाइडेड करने वाला पार्ट, है ना। अपवर्तक बोलते हैं जो डिवाइड करता है। तो सबसे पहले अगर हम मौसा के बारे में बात करें तो मौसा क्या होता है। अगर हम दो या उससे अधिक संख्याओं का मौसा ज्ञात करते हैं तो हम एक बड़ी से बड़ी संख्या चुनते हैं कि जो उन दो या दो से अधिक संख्या जो भी दिए रहेंगे उनको विभाजित करता हो। ठीक है ना। मतलब ये कहीं ना कहीं बड़ी से बड़ी संख्या होती है, बड़ी से बड़ी संख्या। ये ध्यान रखना है आपको कि ये जो होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं इसको। कॉमन में होगा फैक्टर में, लेकिन हाईएस्ट होगा, बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे तो उसको क्या कहेंगे, मौसा कहेंगे। मौसा ज्ञात करने का अगर हम विधि पर बात करें तो इसका जो पहला विधि हम कर सकते हैं वो है भाग विधि या विभाजन विधि लिख सकते हैं, विभाजन विधि। ठीक है। और दूसरा जो मेथड है इसका, उसको कहेंगे आप अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है। और तीसरा जो विधि है वो है अपवर्तक विधि, अपवर्तक विधि। और चौथा विधि जो हमारे 10th क्लास से रिलेटेड है वो है यूक्लिड विधि या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का विधि। सिंपल हम यूक्लिड विधि लिख दिए। ठीक है। तो ये इन चार मेथड से हम लोग एचसीएफ ज्ञात करना सीखेंगे, मौसा निकालना सीखेंगे। और ये चारों विधि में से जो मेन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो है यूक्लिड विधि और जो है वो अभाज्य गुणनखंड विधि। ये दो मेथड जो है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। बेसिकली हम सभी मेथड पे बात करेंगे, सभी मेथड को सीखेंगे, लेकिन आपको एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पर आपको ध्यान देनी है। तो मौसा क्या हो गया, दो या दो से अधिक संख्याओं का मौसा वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, उसको मौसा कहेंगे। ठीक है। आइए मौसा को हम लोग सीखते हैं। सारे मेथड को हम लोग बारी बारी से सीखेंगे ताकि किसी भी मेथड में आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे 8 और 16 का हमको मौसा ज्ञात करना है। 8 16 का मौसा ज्ञात करना है, तो 8 16 का मौसा ज्ञात कैसे करते हैं। सबसे पहला मेथड लेते हैं हम लोग विभाजन विधि। विभाजन विधि में क्या देखेंगे हम लोग, विभाजन विधि क्या कहता है, भाग विधि। यही है भाग विधि जिसको विभाजन विधि बोलते हैं हम लोग। अगर हम छोटे नंबर से बड़े में इस सीरीज में भाग करें तो 2 बार में लग जाएगा, कंप्लीट नहीं लग जाएगा 2 बार में। तो चलिए, तो छोटा नंबर हो गया, कुछ ऐसा नंबर लेते हैं जो पूरा पूरा नहीं कटे, 20 ले लेते हैं। ठीक है, 20 ले लेते हैं ताकि आपको स्टेप पता चल जाए सही से। तो मान लीजिए 8 से 20 में भाग करेंगे तो 2 बार में कितना हो जाएगा, 16। तो क्या बच जाएगा, 4। आप देखेंगे कि ये 8 से अब हम 4 में भाग नहीं लगा सकते हैं, तो इस प्रोसेस के अनुसार क्या करते हैं, हम इस 4 से उस 8 में भाग लगाएंगे। हमेशा याद रखना कि यहाँ पे जिससे भाग करते हैं उसका शेषफल जो होता है इस नंबर से छोटा होता है। तो इस 4 से हम जब 8 में भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये
2 बार में कट जाएगा, क्या रिमाइंडर आ गया 0। तो जब तक आपका शेषफल 0 नहीं आ जाता है तब तक विभाजन विधि का प्रक्रिया समाप्त नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखना है। और जिससे भाग करने से आपका शेषफल 0 होता है वही आपका क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। विभाजन विधि बहुत ही आसान है। विभाजन विधि में हम लोग छोटे नंबर से बड़े नंबर में भाग करेंगे। याद रखना है जब भी 2 नंबर दिया रहेगा या 2 से अधिक तो उनमें 2 पहले छोटे नंबर उठाएंगे, जिनमें से उनसे भी जो छोटा होगा उससे डिवाइड करेंगे, और उस तरह प्रक्रिया में जब शेषफल बचेगा उससे छोटा फिर रिपीट उल्टा डिवाइड करेंगे हम लोग। जैसे 8 से 4 में भाग नहीं लगेगा तो 4 से 8 में भाग लाएंगे और फिर देखेंगे शेषफल 0 आ गया। ठीक है, ये प्रक्रिया तब तक चलेगा जब तक कि शेषफल क्या नहीं आ जाए, 0 नहीं आ जाए। तो इस विभाजन विधि से भी हम लोग एचसीएफ ज्ञात कर सकते थे। अब दूसरा विधि, इसी क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो इसमें हम क्या करते हैं कि 8 और 20 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड निकालना पिछले वीडियो में हम लोग सीखे हैं। हम लोग अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या है कि ऐसा गुणनखंड जिसमें सिर्फ अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो देखते हैं जब 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 में आएगा, और 20 का करेंगे तो 2 गुना 2 गुना कितना आएगा, 5 आएगा। अब वर्ड क्या कहता है इसमें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये जो फैक्टर आया है इसमें हम लोग जो टुकड़ा आया है इसमें हम लोग कॉमन खोजेंगे। कॉमन क्या मिल रहा है आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 2 कॉमन हो रहा है, और क्या कॉमन हो रहा है, एक और 2 कॉमन हो रहा है। अब नहीं है कॉमन, तो जो भी कॉमन आ रहा है उसमें से हमको एक ले लेना है। यहाँ भी 2 कॉमन आ गया, 1 2 ले लिए और दोनों को गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। सही है। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग पहले जो भी संख्या दिया रहेगा उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर उसमें से कॉमन फैक्टर निकालेंगे। आसान है ये। आते हैं तीसरा विधि पे, अपवर्तक विधि पे। तीसरा विधि में क्या था, अपवर्तक। तो अपवर्तक विधि क्या कहता है कि 8 और 20 का पहले अपवर्तक लिख दो। अपवर्तक मतलब जिससे ये डिवाइड होने वाला है, इसका जो फैक्टर है किससे किससे डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा और ये 8 से डिवाइड होगा। सही है। 20 को अगर देखें तो 1 से डिवाइड होगा, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से और फिर 20 से डिवाइड होगा। इसको बोलते हैं अपवर्तक। तो जब हम अपवर्तक लिख दिए तो अब देखेंगे इसमें अपवर्तक में क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा है इसमें, तो 1 भी डिवाइड करता है लेकिन 1 नहीं ले सकते हैं, 2 भी डिवाइड करता है नहीं लेंगे, 4 भी डिवाइड करता है और इसके बाद कोई नहीं है, मतलब 4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह हम आसानी से एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग यूक्लिड विधि पर आएंगे और उस पर विशेष बात करेंगे क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसी क्वेश्चंस का हम लोग अलग अलग मेथड देखें। अब हम लोग लेते हैं जैसे 30, 40 और 60 लेते हैं और इसका एचसीएफ निकालना है। जनरली अगर हम बात करें तो हम आसानी से इसका एचसीएफ सिंपली बता सकते हैं। हम बस ये चेक करेंगे किससे किससे भाग लगने वाला है। ठीक है, तो जिससे ये भाग लगने वाला होगा आसानी से उससे पता चल जाएगा। ठीक है ना। अगर हम देखेंगे 1 से भाग लग सकता है, बिल्कुल 1 से सब में लगेगा, 2 से लगेगा, 2 से भी लगेगा, और किससे लगेगा, 3 से सब लगेगा, बिल्कुल नहीं, 40 3 से नहीं लगता है। 4 से लगेगा, नहीं, 5 से बिल्कुल लग जाएगा, 5 से सभी भाग लग जाएगा, 6 से सब नहीं लगेगा, 7 8 9 10, 10 से लग जाएगा, है ना, 10 से सब भाग लग जाएगा। उसके बाद फिर किससे भाग लग सकता है, उसके बाद अगर देखें तो 15 या फिर 20, फिर 25, 30, इस तरह किसी नंबर से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, तो फाइनली अपना अपना डिवीजन, ये इतना ही ऐसा कॉमन फैक्टर आया जिससे ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा आ रहा है, आपको दिख रहा होगा 10 सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या निकल जाएगा, 10 निकल जाएगा। ठीक है, आप इस तरह जल्दीबाजी में भी आप फटाफट कर सकते हैं, बस आपको कॉमन फैक्टर चुनना है, उनमें जो सबसे बड़ा होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको मेथड से बनाते हैं तो 30 का क्या करते हैं आप, अभाज्य गुणनखंड। 30 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 2 गुना 3 गुना 5, 2 3 6 5 30। 40 का करते तो कितना होता, 2 गुना 2 गुना 2 8 होता और गुना में 5 40 हो जाता। फिर 60 का करते 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5,
3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, बिल्कुल सही है। आपको इसमें ध्यान रखना है कि आपका हमेशा अभाज्य संख्या का ही गुणनखंड होना चाहिए। गुणनखंड में कोई भी ऐसा संख्या नहीं हो जो अभाज्य संख्या ना हो। तो अब अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ तो कॉमन कहता है, तो कॉमन खोज लेते हैं। अब तो 2 कॉमन है ही नहीं, अब सिर्फ क्या है 1 कॉमन, 5 कॉमन है। तो 2 और 5 कॉमन हो गया आपका, तो इसीलिए आंसर कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से आप एचसीएफ आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये सारे मेथड आपको समझ में आ गई होगी। हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग समझते हैं यूक्लिड विधि। यूक्लिड मेथड क्या है? यूक्लिड मेथड से एचसीएफ ज्ञात करना बिल्कुल आसान है। यूक्लिड मेथड को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, कलन विधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, यूक्लिड मेथड क्या है? जो विभाजन हम लोग देते हैं, विभाजन में क्या देते हैं हम लोग? भाज्य में भाग देते हैं किससे? भाजक से। और हमको क्या निकलता है? भागफल और शेषफल निकलता है। याद है? ये आपको पता होगा कि भाज्य जो होता है जिसमें हम भाग देते हैं उसको भाज्य कहते हैं, जिससे भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं, और उससे हमको भागफल और शेषफल निकलता है। अगर सिंबॉलिक टर्म इसको हम लोग ए मान ले, भाज्य को, भाजक को बी मान ले, भागफल को क्यू मान ले और शेषफल को हम लोग आर मान ले, तो यहाँ से हमको पता चल जाता है कि अगर हम इस मेथड को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह फॉर्मूले में कि भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाजक और भागफल का गुणनफल होता है और प्लस में क्या हो जाता है? शेष हो जाता है। और अगर इसको सिंबल बैठा दे तो a इक्वल टू क्या हो जाता है? b इंटू क्यू और प्लस में क्या? r। ये एक फॉर्मूला बन जाता है। a इक्वल टू बी क्यू प्लस r एक फॉर्मूला बन जाता है, जहाँ पे अगर हम शेषफल के बारे में बात करते हैं तो शेषफल एक लिमिट होता है। जब भी हम किसी संख्या में भाग करेंगे, जैसे अगर हम लोग 8 से भाग करते हैं, 20 में ही भाग करते हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या कि 8 दूनी 16 होता है और इसका शेष 4 रह जाता है। क्या कभी ऐसा संभव है कि यहाँ पे शेष 8 हो? बिल्कुल संभव नहीं है। हाँ, शेषफल जो है यहाँ पे 8 कभी नहीं हो सकता, लेकिन 7 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2, 1 और 0 हो सकता है। ये सभी शेषफल हो सकता है। मतलब 8 से भाग देने पर शेषफल 8 से कम संख्या 0 से लेके हो सकता है। ठीक है, अगर हम 10 से भाग दे रहे हैं मतलब 9 तक का संख्या हो सकता है। 10 कभी भी नहीं हो, क्योंकि अगर 10 होता तो भाग लग जाता, 8 होता तो भाग लग जाता। इसका मतलब 8 से हमेशा छोटा होगा, लेकिन कहाँ तक हो सकता है? तो 0 से लेके जो है 8 से कम तक का हो सकता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो शेषफल है r है, उस r का मान 0 से लेकर, इसका मतलब ग्रेटर और इक्वल, इसका साइन का मतलब हुआ कि 0 भी है और 0 से बड़ा भी है, और b से छोटा लेना है तो लेस देन b होगा। इसका मतलब हुआ कि यूक्लिड ए जो a बराबर बी क्यू प्लस आर फॉर्मूला बनता है, उसमें r का मान 0 से लेकर b के बीच होता है, 0 से लेकर b के बीच होता है। और इसको कई बार क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है। आपको इसके साइन में कन्फ्यूजन करके दिया हुआ रहेगा। जैसे मान लीजिए यही साइन दे दिया, ये लिखा हुआ रहेगा। ये बहुत सिंपल भी है पर कन्फ्यूजन भी रहता है, कई बार मिस्टेक होता है बच्चे को यहाँ पे सॉल्व करने में, तो ये आपको ध्यान रखना है। बताइए, अब 4 ऑप्शन दे दिया आपको और इसमें सही केवल एक है, और कौन सा सही है? बीच वाला सही है। ठीक है, बीच वाला सेकेंड नंबर सही है, सॉरी सेकेंड नंबर सही है। तो आप देख रहे होंगे कि ये इस तरह का ऑप्शन बन जाता है, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि r का मान 0 से लेके स्टार्ट तो होगा, लेकिन b से छोटा होगा, b से बड़ा कभी नहीं होगा, b से छोटा होगा, और 0 भी होगा, 0 से बड़ा ही नहीं होगा बल्कि 0 भी होगा। तो साइन को बिल्कुल याद रखना है। यहाँ से आपको पूछा जा सकता है कि शेषफल r का मान क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर में r का मान क्या होता है। आपको सिंपली ऐसा भी रह सकता है कि r का मान जो है 0 से बड़ा होता है,
या बिल्कुल ये साइन भी हो सकता है, या आर का मान कह सकता है कि बी से छोटा होता है, बिल्कुल ये भी सही बात है, आर का मान बी से छोटा होता है, आर का मान 0 भी होता है, 0 से बड़ा भी होता है, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है और ये भी सही है। तो आपको इस पर ध्यान देना है, ऑब्जेक्टिव में आपको इस पर फंसा सकता है, ठीक है, तो आप इस पर ध्यान रखेंगे। तो ये जो a बराबर बी क्यू प्लस आर आया, इसी को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, यूक्लिड सूत्र भी कह सकते हैं, फॉर्मूला भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम का मतलब होता है कोई भी प्रक्रिया जब सेम बार बार दोहराया जाता है तो उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। तो हम लोग को पता है कि विभाजन विधि में हमारा विभाजन का प्रक्रिया बार बार होता है। जब भी हम एचसीएफ निकालते हैं तो विभाजन की प्रक्रिया बार बार रिपीट होती है, इसका मतलब है एक ही प्रक्रिया को हम दोहराते हैं उस तरह करके। तो जब हम लोग उस प्रक्रिया को दोहरा के सॉल्व करते हैं तो उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हमारा a बराबर बी क्यू प्लस आर फॉर्मूला आ गया। यहाँ से क्वेश्चंस भी बन सकता है आपको ऑब्जेक्टिव, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव बन सकता है। तो इसका मतलब ये चीज़ समझ में आ गया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है वो क्या है, एचसीएफ ज्ञात करने का विधि है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है इससे हम क्या ज्ञात करते हैं, केवल एचसीएफ। गलती से भी आप एलसीएम नहीं बोलेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वो एचसीएफ मौसह ज्ञात करने का विधि है। इस विधि को हम लोग कलन विधि के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। किस विधि के नाम से जानते हैं, कलन विधि के नाम से हम लोग जानते हैं इसको। आइए, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कुछ भी नहीं है, बस आपको ध्यान ये देना है, ये विभाजन जो विधि है उसी विधि को हम लोग यूक्लिड के इस भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल के फॉर्म में लिख देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, यूक्लिड मेथड बन जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं एक क्वेश्चन 20 है और ले लेते हैं मान लीजिए 62 ले लिए, का हम लोग एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एचसीएफ ज्ञात करेंगे किस विधि से, यूक्लिड विधि से, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हमको यहाँ पता चल जाता है तो इसमें बड़ा मान जो होगा वो हमारा a होगा जिसमें भाग करेंगे, और जो छोटा मान होगा वो क्या होगा, 20 होगा, b मानेंगे। जिसमें भाग करेंगे उसको भाज्य कहते हैं, मतलब a हो गया, और जिससे भाग देंगे उसको भाजक कहते हैं, उसको मतलब b मान के चलेंगे। तो यूक्लिड फॉर्मूला तो हमको पता है कि a बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। अगर हम इसमें a के जगह बैठा दें 62 तो b से भाग करेंगे। अगर हम यहाँ मान लो फंस जाते हैं, हो सकता है यहाँ बड़ा से बड़ा मान देता है और हम वहाँ फंस जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस बगल में क्या करेंगे, विभाजन विधि का प्रोसेस बना लेंगे। जैसे 20 से लगा दिए तो 20 से 60 हो गया, क्लियर है। कितना बच गया, 2 बच गया। अब यहाँ हमको पता है कि 20 से तो लगाएंगे नहीं, 20 से 2 भाग लगेगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से 20 में लगाएंगे। कितना बार लग जाएगा, 10 बार में मान लीजिए पूरा कट गया। तो क्लियर हो गया आपको कि 2 इसका एचसीएफ हो गया, ठीक है ना। आप बस यहाँ क्या करेंगे, कितना बार में लगाएंगे, यहाँ पे ये प्रोसेस आपको क्लियर दिख रहा होगा। 62 बराबर 20 गुना 3 प्लस 2, है ना। क्या लिखेंगे, 62 बराबर 20 गुना 3 प्लस 2, ये हो गया पहली चरण, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब यहाँ पे सेकेंड स्टेप आइए, तो यहाँ कहता है 20 बराबर 10, मतलब 2 गुना 10, अब प्लस में कितना, 0। तो अब 20 को तुरंत यहाँ लिखेंगे, चूंकि अब 20 आ जाएगा, जो पहले भाजक था वो अब क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। अब किससे भाग देंगे, शेषफल वाले टर्म से, मतलब 2 से। कितना बार में लगेगा, 10 बार में, और प्लस क्या, शेष 0 हो जाएगा। तो जो आपका यहाँ पे b होता है, b मतलब भाजक जिससे भाग देंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ कितना आंसर हो गया आपका, 2 आंसर हो गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूक्लिड मेथड बोलते हैं। यूक्लिड मेथड से एचसीएफ ज्ञात करना बिल्कुल आसान है। आप लोग बस क्या करेंगे, विभाजन विधि पे प्रोसेस को बनाएंगे और वो जितने चरण में बना होगा उतने चरण में बस आपको लिखना क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, फिर से भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, फिर अगला अगर चरण रहेगा तो फिर से भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। इस चरण को लिखने के बाद आप लास्ट में वहाँ पे जो बी टर्म होगा, बी होगा, वही आपका एचसीएफ होगा और वो आप एचसीएफ लिख सकते हैं। तो क्लियर हो गया, आप लोग एचसीएफ आसानी से ज्ञात कर सकते हैं यहाँ से। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग एलसीएम की तरफ।
आइए हम लोग समझते हैं अब लॉसॉ, लघुत्तम समापवर्तक जिसको हम लोग लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, ये मल्टीपल है। तो लॉसॉ क्या हो जाएगा, लॉसॉ जो होगा वो होगा छोटी से छोटी संख्या, ये सिंपल याद रखना, छोटी से छोटी संख्या होगा, ठीक है। अब मान लीजिए 2 या 2 से अधिक संख्या दिया हुआ है, अब वह छोटी से छोटी संख्या होगा जो दी गई संख्याओं से भाग लगता हो। एचसीएफ का उल्टा हो जाता है, एचसीएफ में दी गई संख्याओं को भाग लगाता है और एलसीएम में क्या होगा, दी गई संख्याओं से भाग लगने वाला संख्या जो होगा। तो हम लोग एलसीएम जो ज्ञात करेंगे, सबसे पहला ज्ञात करेंगे विभाजन विधि से, विभाजन विधि से, और दूसरा ज्ञात करेंगे हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, और तीसरा जो ज्ञात करेंगे हम लोग अपवर्ती विधि से, ठीक है, अपवर्ती विधि से। इन 3 विधि से हम लोग देखेंगे कि एलसीएम कैसे ज्ञात होता है, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट हमको बस क्या याद रखनी है, अभाज्य गुणनखंड, जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन में आएगा भी बनाने के लिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहला देखते हैं, जैसे वही संख्या लेते हैं 8 20 का एलसीएम, 8 20 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं, लॉसॉ निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग तैयारी करते हैं विभाजन विधि का। तो विभाजन विधि क्या कहता है, इसको हम लोग इस प्रक्रिया द्वारा विभाजन करते हैं, ठीक है। यही मेथड क्या कहलाता है, विभाजन विधि, डिवीजन मेथड, ठीक है। तो अब किससे लगाएंगे इसको, 2 से लगाएंगे, कितना बार में, 4 बार में। ये कितना बार में लगेगा, 10 बार में। फिर 2 से लगाएंगे इसको 2 बार में, फिर ये कितना बार में, 5 बार में। फाइनली आपको दिख रहा होगा 2 2 2 और 5, 2 2 और 5। तो आप क्या करेंगे, एलसीएम बराबर ये जितने भी साइड में आपको नंबर दिख रहे हैं सभी का आप मल्टीपल निकाल देंगे, सभी को क्या निकाल देंगे, मल्टीपल निकाल देंगे। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे कितना हो जाएगा, 40, 40 का क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ये बहुत सिंपल है। आप ये कौन सा मेथड बोलते हैं, इसको विभाजन विधि, विभाजन विधि के तौर पे आप पहले से ही मेथड जानते होंगे। अब आते हैं हम लोग अभाज्य गुणनखंड पे। अभाज्य गुणनखंड विधि में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। चाहे जितने भी संख्या आपको दिया रहेगा, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने के लिए सभी का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 गुना 2 गुना 2 करेंगे, फिर 20 का निकालेंगे तो क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 5। अब यहाँ पे हमारे पास एलसीएम निकालने के लिए यहाँ 2 मेथड अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले क्या कि जो कॉमन टर्म होता है उसको ले लेंगे और बाकी जो रेस्ट बचता है उसको भी लेंगे, ठीक है। तो पहले कॉमन टर्म में से कोई एक लेंगे और फिर जो रेस्ट बचता है वो भी लेंगे। या एक और तरीका आप अपना सकते हैं, यहाँ पे आपको ये देखना है कि 2 इसमें भी है, इसमें भी है, जिसमें ज़्यादा 2 होगा वही आपको ले लेना है। मान लीजिए इसमें 2 कितना है, 3, इसमें 2 कितना है, 2, तो आपको 3 वाला टर्म को उठा लेना है, ठीक है। अब 5 के बारे में बात करते हैं। 5 इसमें 1 है, इसमें 0 है, मतलब इसी में है, तो 1 5 ले सकते हैं इसमें। ये सबसे आसान रहता है क्योंकि जब 3 4 5 संख्या दिया रहेगा तो वहाँ पे आप कॉमन लेने में कहीं कहीं फंस सकते हैं। 3 4 5 संख्या ग्रुप में कॉमन लेने में आप फंस सकते हैं। तो उससे आसान तरीका क्या है, आप नंबर को देख ले और जिसमें सबसे ज़्यादा रहेगा वही आपको उठा लेना है। अब 2 है तो 2 इसमें 3 बार है, इसमें 2 बार, 3 बार ज़्यादा हुआ 3 बार ले लिए। 5 इसमें 1 बार है, इसमें 0 बार है, 1 बार भी नहीं है तो 5 1 बार हो गया। अब इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा, 40 हो जाएगा। तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग क्या जो है एलसीएम ज्ञात किए। सबको समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं अपवर्त विधि में हम लोग कैसे सीखेंगे। अपवर्त विधि में क्या करना है, हमको 8 20 का मान लीजिए हमको निकालना है एलसीएम। तो अपवर्त विधि का मतलब मल्टीपल, मल्टीपल सिंपल टेबल पढ़ना है। हमको 8 का टेबल लिखना है और 20 का भी टेबल लिखना है। तो 8 का टेबल पहला 8 हो गया, फिर 16 हो गया, 24 हो गया, 32 हो गया, 40 हो गया, 48 हो गया, इस तरह बढ़ते जाएगा। और 20 का भी टेबल लिखेंगे, 20 40 60 80 इस तरह ही बढ़ते जाने। और इसमें क्या है कि हमको लेना है छोटी से छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी हो ही नहीं सकता इसमें, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या तो अनंत पे चला जाएगा। इसका मतलब इसमें छोटी से छोटी संख्या चुनेंगे। तो देखते हैं कॉमन क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्लियर मिल रहा होगा 40 और यहाँ भी 40। इसके अलावा इसमें कोई भी संख्या इधर पहले का मैच नहीं कर रहा है। तो सबसे छोटी संख्या में कौन मैच कर गया, 40। यही क्या होता है आपका एलसीएम होता है। तो यहाँ पे एलसीएम कितना निकल गया आपका, 40 निकल गया। क्लियर है, कितना निकल गया एलसीएम, 40 निकल गया। समझ में आ गया होगा आपको।
तो विभाजन विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि और अपवर्त विधि से हम लोग तीनों मेथड से अलग अलग एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए हम लोग सीखे। साथ ही यूक्लिड विधि से भी हम लोग एचसीएफ ज्ञात करना सीखे। यूक्लिड विधि केवल एचसीएफ ज्ञात करने का ही विधि है, उसको कलन विधि के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, उसके लिए जो कंडीशन हम लोग पढ़े, फॉर्मूला पढ़े, आर का मान पढ़े, वो आपको याद रखना है क्योंकि वो कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है वो। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो बहुत सिंपल भी है और कई बार फंसाता भी है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में। जैसे आपको कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किया जाएगा, पूछा जाता है जैसे ए और बी का एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। तो आपको पता है कि ए और बी दोनों अलग अलग एक संख्या है, इसका कॉमन फैक्टर अगर बात करेंगे तो एक होगा। चाहे ए बी पूछे, चाहे आपसे ए बी सी पूछे, इसका भी एचसीएफ आप क्या जवाब देंगे, एक जवाब देंगे। क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर क्या होगा, ए गुना एक लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, बी गुना एक, इसको क्या लिख सकते हैं, सी गुना एक। तो इसका मतलब एक सब में कॉमन होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक। लेकिन जब एलसीएम होगा तो बस दोनों संख्या क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, ए बी हो जाएगा। उसी तरह ए बी सी का एचसीएफ फाइंड करेंगे तो क्या होगा, और एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या होगा, तीनों का मल्टीपल, ए बी सी। सिंपल में उसी तरह डिजिट में भी होता है, जैसे 2 और 5 का एलसीएम निकालते हैं, 2 और 5 का एलसीएम। तो सिंपल देखते हैं कि 2 और 5 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है ऐसा एक के अलावा, तो एक हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ। तो एक हो गया एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है, बस इसका मल्टीपल, क्या करते हैं, इसका मल्टीपल करते हैं। तो 2 और 5 का मल्टीपल कितना हो गया, 10। तो 10 हमारा क्या निकल गया, एलसीएम, और एचसीएफ कितना हो गया, 1। अब इसी तरह कुछ क्वेश्चन और भी आता है, जैसे 2 सहअभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। हम लोग पहले भी जान चुके हैं, सहअभाज्य संख्या जिसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, तो वो हो गया। 2 लगातार संख्या का एचसीएफ क्या होगा, 2 लगातार संख्या मतलब कोई भी, जैसे 5 6, तो एचसीएफ कितना होगा इसका, इसका एचसीएफ 1 होगा। 9 10 ले लीजिए, इसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। 20 21 ले लीजिए, इसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। क्यों ऐसा, क्योंकि हमको पता है एक सम संख्या और एक क्या है, विषम संख्या। एक सम और एक विषम संख्या का जोड़ा लिया गया है, तो यहाँ पे एचसीएफ क्या निकलेगा, तो 2 लगातार संख्या का एचसीएफ क्या निकालेंगे हम लोग, 1 निकालेंगे। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि 2 लगातार संख्या का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। चलिए, यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो एचसीएफ एलसीएम का टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन जो आपको तरीका पता है कि आपको कोई भी नंबर दिया रहेगा फैक्टराइज करना है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लीजिए लिया हुआ है ए स्क्वायर बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यू बी क्यू सी क्यू। ठीक है, अब इससे पूछता है हमको एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है। बहुत सिंपल, इस तरह क्वेश्चन को आप बहुत सिंपल सॉल्व कर सकते हैं, और ये सब जनरली ऑब्जेक्टिव में ही मिलेगा। इस तरह का अलजेब्रिक टर्म में जब भी रहेगा तो आपको कुछ नहीं करना है। एचसीएफ में तो हमको देखना है सबसे कॉमन छोटा वाला, और एलसीएम में देखना होता है बड़ा वाला। सबसे छोटा वाला हम लोग देखेंगे। तो एचसीएफ में कॉमन खोजेंगे, तो कॉमन ए स्क्वायर ए क्यू, इसका मतलब ए स्क्वायर कॉमन आ सकता है, तो ए स्क्वायर हो गया हमारा। फिर बी में देखें तो बी स्क्वायर बी क्यूब, मतलब बी भी कॉमन आ सकता है। सी भी एक सिंगल है, सी भी, तो हमारा यही क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। एलसीएम में जब देखेंगे तो एलसीएम में बड़ा से बड़ा चुनेंगे, ए स्क्वायर ए क्यूब, तो हम लोग क्या लेंगे, ए क्यूब लेंगे। बी स्क्वायर बी क्यूब, तो हम लोग क्या लेंगे, बी क्यूब लेंगे। सी स्क्वायर सी क्यूब, तो हम लोग क्या लेंगे, सी क्यूब लेंगे। तो इससे हमारा एलसीएम भी निकल गया और हमारा क्या निकल गया, एचसीएफ भी निकल गया। क्लियर है, समझ में आया आप लोगों को। इस तरह के बहुत सारी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जैसे x+1 का होल स्क्वायर, x+2 का होल स्क्वायर, x+3, इसका आपको एलसीएम बताना है और आपको एचसीएफ बताना है। तुरंत बता सकते हैं आप, आपको बस जस्ट बताया आपको ये एक पूरा टर्म है और ये एक पूरा टर्म है, इसमें आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ सिर्फ याद रखना कॉमन, कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ x+1 2 है, यहाँ x+1 है ही नहीं, तो इसका मतलब x+1 का कॉमन नहीं है कुछ भी। ठीक है, यहाँ पे x+2 1 है, यहाँ x+2 2 है, तो इसका मतलब कॉमन मिल रहा है, तो यही कॉमन वाला टर्म क्या हो गया, आपका एचसीएफ हो गया। आसान हो गया। अगर बात करते हैं एलसीएम का, तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, कॉमन भी और साथ साथ जो है सबसे, तो x+1 का स्क्वायर यहाँ है ही नहीं, तो x+1 पहले ले लेना है, आपको टोटल ले लेना है। x+2 यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, तो बड़ा वाला क्या है,
2 वाला टर्म है ये ले लिए, x+3 यहाँ नहीं है पर यहाँ है तो x+3 भी ले लेंगे, तो ये क्या हो गया इसका, ये आपका एलसीएम निकल गया। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, इससे आप एलसीएम एचसीएफ निकालना आसानी से सीख गए होंगे। एक टॉपिक और भी है आपका जिससे भिन्न से रिलेटेड है कि भिन्न में भी आपका एचसीएफ एलसीएम आता है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। यहाँ से बस आपको सिंपल याद रखना है कि अगर भिन्नों का हमको एलसीएम निकालना है तो ऊपर में आपको देखना है कि अंश जो रहेगा उसका एलसीएम होगा और जो हर रहेगा उसका एचसीएफ होगा, और इसका उल्टा आपको भिन्नों का अगर एचसीएफ निकालना है तो अंश जो रहेगा ऊपर का नंबर उसका आप एचसीएफ निकालेंगे और हर का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2/3, 4/5 और 6/8। फिलहाल इसका अगर हम पहले एलसीएम निकाल ले तो आपको पता है कि 2, 4, 6 ये आपका क्या है, अंश है, और इसका क्या निकालना होगा हमको, एलसीएम। अब बाय में 3, 5, 8 ये आपका हर का पार्ट है, इसमें क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। भिन्नों का एलसीएम निकालने में अंश वाले जितने नंबर होंगे सबका एलसीएम, हर में जितने भी नंबर होंगे सबका एचसीएफ। अगर हम उसका एचसीएफ निकालना चाहते हैं तो अंश में जितने भी नंबर होंगे उसका एचसीएफ और हर में जितने भी नंबर होंगे उसका एलसीएम निकालेंगे। तो 2, 4, 6 का अगर बात करें एलसीएम तो क्या होगा, 2, 4 और 6 डिवाइड करने वाला संख्या पहला कौन सा है, 12 है, तो इसका मतलब 12 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम। आसानी से बता सकते हैं आप भी, 2, 4, 6 से ऐसी कौन संख्या पहली है जो भाग करेगा, 6 का टेबल पढ़िए, बड़ी संख्या का टेबल पढ़ेंगे, 6 दूनी 12, क्या 12 को 4 भाग लगाता है, 2 लगाता है, बिल्कुल लगाता है, तो 12 ही आपका एलसीएम हो गया। और डिवाइडेड बाय एचसीएफ 3, 5, 8, इसमें कॉमन कुछ नहीं, 1 है, तो आपका आंसर कितना हो गया, 12। अगर इसी क्वेश्चन का हम एचसीएफ निकालना चाहते हैं तो एचसीएफ क्या कहता है कि पहले 2, 4, 6 का क्या होगा, एचसीएफ होगा, अब बाय में 3, 5, 8 का क्या होगा, एलसीएम होगा उल्टा। तो 2, 4, 6 का एचसीएफ क्या होगा, इसको कौन सी संख्या भाग करेगा, तीनों को, तो आंसर आप देंगे 2। 2, 4, 6 को भाग करने वाला 2 है तो एचसीएफ 2 हो गया। एलसीएम क्या, 3, 5, 8 एलसीएम, तीनों अलग अलग नंबर है तो सीधा सीधा तीनों का मल्टीपल हो जाएगा, तो 5 × 15, 15 कितना, 120। 120 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम होगा। सॉल्व करेंगे तो 1/60 आपका आंसर हो जाएगा। तो भिन्नों का एलसीएम, भिन्नों का एचसीएफ, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो पूरा एलसीएम एचसीएफ टॉपिक क्लियर हो गया। साथ ही हम लोग साधारण दशमलव, असाधारण दशमलव, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, पूरा टॉपिक ये समझ गए होंगे। और आपको आशा होगा कि ये सभी चैप्टर को क्लियर करने के बाद, क्वेश्चंस क्लियर करने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।